गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने स्थानीय स्वशासन के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को 73 और 74वें संविधान संशोधन की थोड़ी बहुत जानकारी प्रदान की थी। आज हम इसी टॉपिक को विस्तार से अध्ययन इसका करेंगे। 73 और 74वें संविधान संशोधन का टॉपिक हमारा यही है कि संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या है। देखिए, स्थानीय शासन जो है, इनकी जो संस्थाएं हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए और इनके कार्यों में और इनकी बनावट के अंदर एकरूपता रहे, इसको एकरूपता लाने के लिए ही 1989 में केंद्र सरकार के द्वारा 2 संवैधानिक संशोधन जो है उनकी बात की गई थी। और इसी क्रम में बात की गई थी 1989 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। और 1992 के अंदर संविधान जो है उनका उसका 73 और 74वां जो ये संशोधन है ये पारित हुआ था। 73वां और 74वां जो संशोधन है ये पारित हुआ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 1992 के अंदर संविधान जो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो ग्रामीण स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनसे संबंधित है, और जो 74वां है वो नगरीय जो संस्थाएं हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। तो 73वां ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं से और 74वां जो है वो नगरीय स्थानीय शासन की संस्थाओं से संबंधित है। और जून सन मतलब ये जो लागू हुए थे, ये पारित तो 1992 के अंदर हो गए थे और 1993 के अंदर ये लागू हुए हैं संशोधन, ठीक है। तो ये कुछ ईयर्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। अब जो आता है हमारा, सबसे फर्स्ट हम 73वें संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे जो कि ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है। देखो, इसके अंदर सबसे पहले है त्रिस्तरीय बनावट। त्रिस्तरीय बनावट, इसको आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान के अंदर सभी प्रदेश जो है उसके अंदर पंचायती राज जो है उसका जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है, और इसमें जो सबसे निचला स्तर है उसके अंदर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत जो है उसके दायरे में एक या एक से अधिक गांव होते हैं। मतलब सबसे निम्न स्तर पर अगर आप देखेंगे तो ये ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक या एक से अधिक जो गांव हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मध्य स्तर जो होता है उसको अपन बोलते हैं खंड स्तर, भी आप इसको बोल सकते हैं, खंड या तालुका, है ना। और यहाँ पर होती है पंचायत समिति। ये पंचायत समिति यहाँ पर होती है, इसको आप खंड स्तर कहते हैं या मध्य स्तर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पंचायत समिति होती है और इसको तालुका पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रदेश मतलब आकार में छोटे हैं वहां पर ये मध्य स्तर नहीं होता है, ठीक है। सबसे ऊपर आती है जिला परिषद। सबसे ऊपर जो है वो जिला परिषद होती है, और जिला परिषद जो होता है इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका जो है, पूरा मतलब जिला जो है, जिले का ग्रामीण इलाका जो होता है वो पूरा इस जिला परिषद के अंतर्गत आता है, ठीक है। संविधान का जो 73वां संशोधन है वो ये प्रावधान करता है कि पंचायत स्तर पर जो मतदाता के रूप में जिन भी नागरिकों का नाम दर्ज है, वयस्क ग्राम सभा के मतलब जो मेंबर्स हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मतलब जो वयस्क लोग हैं जिनका नाम मतदाता सूची के अंदर दर्ज होता है उन सभी को ग्राम सभा का मेंबर्स के रूप में शामिल किया जाता है। और इनकी क्या भूमिका होगी, इनके क्या कार्य होंगे, इनका जो निर्धारण होता है वो राज्य समय समय पर जो भी कानून बनाती है
उन कानूनों के माध्यम से निर्धारित होता है। ठीक है, इसके बाद में जो आता है वो आता है इनका चुनाव। तो देखो, इनका चुनाव पंचायती राज संस्थाओं के जो तीनों स्तर हैं, इनका चुनाव जो है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, 5 years के लिए। सीधे जनता जो है उनके द्वारा इनका चुनाव होता है 5 साल के लिए। ये आप सभी को वैसे पता है। और 5 साल पूरे होने के पूर्व अगर पंचायत जो है वो भंग होती है तो फिर 6 महीने के अंतर्गत नए चुनाव जो है उनको कराना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो आता है आरक्षण। देखो, जितनी भी पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें ज़्यादातर सभी में आजकल ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर 50% तक आरक्षण हो गया है। पहले 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था, लेकिन वर्तमान में आज अधिकांश राज्यों के द्वारा 50% आरक्षण महिलाओं को कर दिया गया है। और तीनों स्तर पर जो अनुसूचित जाति है, जनजाति हैं, उनके लिए उनकी जनसंख्या जो है उनके अनुपात में सीटें जो है उनको आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। और जो राज्य सरकार है वो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनको भी सीट जो है उनका आरक्षण दे सकती है। मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तो है ही, साथ ही साथ अगर पिछड़े वर्ग जो है उनको भी आरक्षण देना चाहे तो वो आरक्षण दे सकती है। और ये आरक्षण जो है वो साधारण सदस्यों के साथ साथ तीनों ही स्तरों पर जो अध्यक्ष हैं उनके पद तक दिया जाता है। मतलब कि केवल साधारण मेंबर्स के लिए ही आरक्षण नहीं है, जो अध्यक्ष का पद जो है वहां तक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग जो है उनको आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा जो सामान्य श्रेणी पर की जो सीट्स होती हैं उन पर ही महिलाएं जो हैं उनको 50% आरक्षण नहीं दिया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, केवल सामान्य श्रेणी की जो सीट्स हैं उन पर जो महिलाएं हैं उनको 50% आरक्षण नहीं दिया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षित सीट जो है उन पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। मतलब कि 50% आरक्षण तो महिलाओं को होगा ही होगा, साथ ही साथ में जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जो महिलाएं हैं उनको भी आरक्षण मिलेगा। मतलब कि डबल आरक्षण हो गया अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए। महिला वाला आरक्षण भी उनको मिलेगा और साथ ही साथ जाति का जो आरक्षण है या जनजाति का जो आरक्षण है वो भी उनको प्राप्त होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है विषयों का हस्तांतरण। देखो, इसके अंदर 29 विषय हैं जो कि पहले राज्य सूची में थे, वो सभी को संविधान की मतलब 11वीं अनुसूची के अंतर्गत दर्ज है। ये आप ध्यान रखेंगे, 11वीं अनुसूची जो है वो भी पंचायती राज से संबंधित है। इसके अंदर 29 विषय जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और ये सभी मामले स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कामकाज से संबंधित होते हैं और इन कार्यों पर निर्भर करता है कि इनमें से मतलब कितने विषय जो है उनका वो निर्धारण करती है। इसके अलावा इनमें चुनाव आयुक्त है। चुनाव आयुक्त जो होता है वो राज्यों के लिए आवश्यक है एक चुनाव आयुक्त होना, और इनकी नियुक्ति की जाती है। पंचायती राज संस्थाएं जो होती हैं उनके चुनाव कराने के लिए चुनाव आयुक्त जो होता है वही जिम्मेदार होता है। और जिस प्रकार से भारत में जो चुनाव आयुक्त स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करता है, उसी प्रकार से ये चुनाव आयुक्त जो है ये भी स्वायत्त होते हैं, एक स्वतंत्र अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। और मतलब इनका जो कार्यकाल होता है उनके संबंध में भारत का जो चुनाव आयोग है उसका कोई संबंध नहीं होता है इनके कार्यालय से। मतलब कि एक स्वतंत्र प्रभारी के रूप में ये कार्य करते हैं। और जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है राज्य वित्त आयोग। तो राज्य सरकार के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर का एक वित्त आयोग बनाना ज़रूरी होता है। और ये आयोग क्या करता है, स्थानीय शासन की जो भी संस्थाएं होती हैं उनकी वित्तीय स्थिति क्या चल रही है उसका अवलोकन करता है, और एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच में और दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन के जो बीच में राजस्व जो होते हैं उनके बंटवारे को लेकर के अवलोकन का कार्य करता है। तो ये 73वें संविधान संशोधन जो है उसके कुछ प्रावधान है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको 74वें संविधान संशोधन की जानकारी दूंगी। थैंक यू।